ओके जी, फाइन। अच्छा एजाज, ये इस टाइम पे मेरे सामने ये इस टाइम पे स्टडी टेक्स्ट है जी, एसीसीए का स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के नाम से, ठीक है। बीपीपी का स्टडी टेक्स्ट है। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को बीपीपी ही रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। मैं कैप्लन बहुत मजबूरी हो तो पढ़ा लेता हूँ। मेरे पास अगर कैप्लन ना हो जी तो मैं जी पढ़ा बीपीपी ना हो तो कैप्लन पढ़ा देता हूँ। अदरवाइज स्टूडेंट्स को जो मेरी रिकमेंडेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए कि यार आप बीपीपी फॉलो करें, ठीक है। सही है जी। जी जी तो आपका जो एग्जाम होना है डेफिनेटली वो ऑनलाइन एग्जाम होना है, पेपर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है जी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। और इस एग्जाम में आपका पेपर पैटर्न क्या होना है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन उस पेपर पैटर्न से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट बता देता हूँ कि हमने जो कुछ पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो उसको पहले जी जी डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जरा पेपर पैटर्न पे आएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर आपको कैसे टेस्ट करेगा। आज की क्लास हमारी कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं होने वाली, ठीक है। आज असल में अब फ्राइडे है तो मुझे शायद 12 बजे तक क्लास कंक्लूड करनी होगी, ठीक है। लेकिन यह है कि जी जो मैंने आपको टाइम बताया तो इंशाल्लाह उस टाइम पे कल से हम लोग अपनी रेगुलर एक लेके चलेंगे, ठीक है, जो हमारी ठीक है ठीक। रूटीन है, ठीक है। तो कल सैटरडे है, परसों संडे, तो डेफिनेटली संडे को क्लास नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया, ठीक है, अदर देन संडे हम 6 दिन से क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक। अब इसमें देखें, इसके जरा कंटेंट पे है ना, आपको ये नजर आ रही है मेरी स्क्रीन जी? जी जी नजर आ रही कंटेंट्स इंट्रोडक्शन जी, हेल्पिंग यू टू पास, कोर्स। जी, ठीक है। अच्छा, यस। अब एक चीज याद रखनी है, देखें, यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली आपने कुछ शायद अगर अलामा इकबाल से भी अगर किया तो कुछ थोड़ा बहुत तो शायद पता होगा स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि नहीं पता? जी, जैसे पता इतना थोड़ा बहुत तो पता है। थोड़ा बहुत पता है। जी जॉब जी। करें, जॉब करें, किस चीज की जॉब करें? जॉब से अकाउंट्स की कर रहा हूँ। अकाउंट्स की करें, तो क्या जी। रोल क्या है आपका वहाँ पे? बस जहाँ पे इतने ज्यादा कोई डीपली कोडिंग तो नहीं है, जस्ट ये है कि हम्म, ए टू जी सारा ही मैंने ही करना होता है। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा चलें, बहरहाल मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट पढ़ रहे थे, वो मुझसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते रहे हैं, ठीक है। तो जी बहरहाल जी। ये है कि अब आप अपने एसीसी की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बहरहाल चलें, आपको आपने एमबीए के अलावा भी कोई डिग्री कुछ किया हुआ है आपने, कोई सर्टिफिकेशन कुछ? एमबीए के अलावा को वो होता है वो पाकिस्तानी सीपीए वो किया था। पाकिस्तान में सीपीए किया था? जी जी। अच्छा, ठीक है। चलें, बहरहाल पाकिस्तान का सीपी, अब मुझे नहीं पता कि आपने उसमें लाइक उसमें भी आपको शायद एग्जाम्पशन मिली हो एमबीए की बेसिस पे, मुझे नहीं पता। देता है सीपीए भी जी एग्जाम्पशन देता है, ठीक है। तो बहरहाल क्योंकि जब आप शुरू से एक चीज कैरी करके लेके चलते हैं ना तो आपका एक नॉलेज बड़ा अच्छा बिल्टअप होता है, ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफेंड ना होइएगा मेरी इस बात से, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आप खुद भी आपने आइडिया एनालाइज किया होगा। देखिए, पाकिस्तान में यार एजुकेशन का स्टैंडर्ड और जो अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज हैं एजुकेशन का स्टैंडर्ड, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये जो भी आपने यार जी जी। अलामा इकबाल से जो भी आपने किया है, एमबीए किया है, ठीक है, अगर यहीं पे अगर आप यूके बेस्ड किसी यूनिवर्सिटी का एमबीए अगर आपके साथ बैठा हो तो जमीन आसमान का फर्क होगा। जी यकीन करें, बिल्कुल ये ऐसा। सारे स्टैंडर्ड्स उसकी यूं फिंगर टिप्स पे होंगे, ठीक है। सही है। जी जी। तो हाँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी मैं कैटर करता रहता हूँ। मेरे पास ग्रेजुएशन यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी के डिफरेंट स्टूडेंट्स आते रहते हैं, उनको मैं पढ़ाता रहता हूँ। यार उनका ना बड़ा अच्छा लेवल है, वो बड़ा अच्छा उनका स्टैंडर्ड्स है उनके पढ़ाने के, ठीक है। जो चीजें हम यहाँ पर एसीसी के फंडामेंटल लेवल में पढ़ते हैं वो ये सारी चीजें अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रहे होते हैं, और जो हम यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल में पढ़ते हैं वो ये सारी चीजें अपने मास्टर्स के प्रोग्राम में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो जी जी। जी डेफिनेटली उनका एक अच्छा स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब नो डाउट यार हमारी बुक्स में भी हैं वो सारी चीजें, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी एक्सप्लेनेशन, उनको पढ़ाना, उनका टेस्टिंग का मैकेनिज्म, उसका एग्जामिनेशन, शायद उसके स्टैंडर्ड, उसका वो मयार नहीं, ठीक है। तो एनीवे, जी। बहरहाल चलें, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करेगा, ठीक है। आप पाएं इस तरफ, ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए खैरियत फरमाए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये जहन में रखिएगा कि अगर आपने पाकिस्तान से सीपीए किया है या एमबीए किया है तो उसको भूल जाएं। ये ध्यान में रखिएगा कि वो जो मेहनत जो आपने एमबीए के लिए की है, अल्लामा इकबाल के एमबीए के लिए, या जो आपने पाकिस्तानी सीपीए के लिए जो आपने मेहनत की है, उससे कई गुना जी ज्यादा आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी ये चीज ना सोचिएगा कि यार आपने एमबीए कर लिया, सीपीए कर लिया, यार वो आपने एमबीए या सीपीए किया था वो पाकिस्तान की एजुकेशन थी। आपको पता है पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये जो भी इस टाइम पे आप जो जी। क्वालिफिकेशन परसू कर रहे हैं, जिस पे अभी आप आ गए, ये यार ये यूके बेस्ड है और बहुत बहुत अच्छा स्टैंडर्ड्स है इसका। लाइक एजुकेशन आप कभी अल्लाह करे आप मेंबर हो जाएं तो मेंबर के बाद आपको से यार आप ही हर वक्त आपका जो मेल बॉक्स है ना वो एसीसी की मेल से खचाखच भरा रहेगा। मुझे हर वक्त यार एसीसी की मेल्स ही आती रहती है, और वो
किस चीज जी पे आ जी रही होती हैं, वो ये नहीं वो कहते हैं कि आपने एक मरतबा क्वालिफाई कर लिया, आपने पढ़ लिया, तो इट डजेंट मीन कि आपके पास सर्टिफिकेशन आ गई और बस ठीक है, एनफ। वो कहते हैं यार आप अपने आप को ग्रो करें ना, वो कहते हैं आप क्या करें कि आप साथ साथ अपना नॉलेज अपडेट करें, इंडस्ट्री में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, जी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो रहे हैं, स्टैंडर्ड्स में जो चेंजेस आ रही हैं, आपको उनसे अवेयर होना चाहिए। तो इवन आफ्टर योर क्वालिफिकेशन ऑफ एसीसीए होगा क्या कि उनकी एक सीपीडी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वो सीपीडी की रिक्वायरमेंट आपको एनुअली पूरी करनी है अपनी अपनी मेंबरशिप मेंटेन करने के लिए। बात समझ आ रही है? ठीक है। जी जी तो डेफिनेटली वो चीज क्या होगी, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उनका एक अच्छा बड़ा जबरदस्त उनका सिस्टम है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे जी ठीक है मेरे पास डिग्री आ गया, इट्स एनफ, ठीक है। आपको इवन वो फिर भी आपको पुश करेगा एसीसी कि यार आप और आगे चलें, आप और आगे अपने नॉलेज अपडेट करें, ठीक है। तो वो आपको ना जी हर वक्त वो क्या करेगा, वो नई नई चेंजेस हैं, जो नई चेंजेस आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारी चीजें वो आपके ईमेल में आपके मेल बॉक्स में आती रहेंगी, ठीक है। कहीं पे कोई जी वेबिनार्स हो रहे हैं, कहीं पर कोई इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स के बारे में आपको आती रहेंगी, उन वेबिनार्स के बारे में आती रहेगी। आप वहाँ पे कई उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो कि पेड होते हैं, तो आप पेड ना लो, आप बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप उसी को लेके चल रहे हो। एनीवे बहरहाल दैट इज वो अभी एक लंबा प्रोसेस है, कभी चलेंगे तो फिर उसमें बात भी करेंगे, मैं आपको फर्दर साथ साथ गाइड भी करूंगा, ठीक है, जहां पर आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत होगी। राइट नाउ क्योंकि अब हम लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, तो याद रखें हम लोग जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, हम वो बात कर रहे हैं अब इसकी टर्मिनोलॉजी को जरा समझना है। ये टर्मिनोलॉजी अगर आप इस बुक की टर्मिनोलॉजी देखें ना, उसने उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम नहीं दिया, और उसने जी देखें इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भी नाम नहीं दिया। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दोनों में फर्क है, ठीक है। जी जी और एक फिर होती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हैं जी, आप सिंपल एक छोटे से अकाउंटेंट हैं, क्लर्क हैं, जिसका काम क्या है कि बस जिसने डबल एंट्री करनी, दैट्स इट, ठीक है, सही है। जी जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाते हैं ना, तो वहां पर आप प्रॉपरली आप रिपोर्ट्स बनाना सीखते हैं कि यार हमने अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्टिंग करनी है तो कैसे करनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्टिंग करनी है तो कैसे करनी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की रिपोर्टिंग करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। आप वहां पर जी देख रहे होते हैं, ठीक है, कि आपने नोट्स की प्रिपरेशन कैसे होगी, ठीक है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो जी डेफिनेटली ये सारी चीजें आप वहां पे बड़ी डिटेल में सीखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। जब आप आते हैं ना जी स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में, यहाँ पर एक चीज याद रखें, क्योंकि काफी सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको सब्जेक्टिव जजमेंट छोड़ देते हैं आपके लिए, ठीक है, कि एक वो सब्जेक्टिव मैटर होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर लेता हूँ डेप्रिसिएशन पॉलिसी, डेप्रिसिएशन का तो कॉन्सेप्ट है ना जी। जी तो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी है यार, देखें अब डेप्रिसिएशन की पॉलिसी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, या अगर आपको डेप्रिसिएशन चाहिए, आपको डेफिनेटली एसेट की यूजफुल लाइफ चाहिए ना, आपको एसेट की जी रेजिडुअल वैल्यू चाहिए, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव मैटर है ना। अब यूजफुल लाइफ उसने कहीं लिखा तो नहीं ना कि हर एसेट की इतनी यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, ये अब क्या है, ये एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है, ये सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है। तो अब जी हमने यहाँ पर काफी सारी डिस्कशन ऐसी होगी जो सब्जेक्टिव मैटर्स के ऊपर होगी, ठीक है। आपको वो अब ये अज्यूम कर रहा है कि जो चीजें फिक्स्ड हैं वो आपको पता है, आपको पता है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो ये यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा है कि आपको पता है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, उस स्टैंडर्ड जी की अकाउंटिंग कैसे होती है, वो यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा है कि आपको उसकी अकाउंटिंग आती है, अकाउंटिंग आपको आती है, ठीक है। या अगर जी वो ये समझ रहा है कि यार आप IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये अज्यूम कर रहा है कि यार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग आपको आती है। यहाँ पर अब वो फर्दर आपको क्या सिखा रहा है, वो समझा रहा है कि जी अगर आपको कहीं पर सब्जेक्टिव, ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई सब्जेक्टिव मैटर्स आ गए तो उनको कैसे डील करना है। ये बात समझ आ रही है? तो जी जी उसके लिए देखिए जोन से स्टैंडर्ड्स आपको नहीं आते होंगे, या जहां पर आप करेंगे स्ट्रगल करेंगे, उसके लिए मैं फिर आपको वो सारे स्टैंडर्ड्स फिर पढ़ाऊंगा। IFRS 15 है, रेवेन्यू रिकग्निशन है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो फिर जी हमें पढ़ने पड़ेंगे पहले, फिर हमें उनकी अकाउंटिंग भी सीखनी है, और उसमें जो फिर सब्जेक्टिव मैटर्स हैं उनको डील करना भी फिर हमें सीखना है, राइट। बात समझ आ गई? सही अच्छा, जी जी अब उसके लिए क्योंकि मैंने कहा ना स्ट्रेटेजिक बिजनेस, स्ट्रेटेजिक का क्या मतलब होता है, याद रखें स्ट्रेटेजिक का जो वर्ड होता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। जो स्ट्रेटेजिक की टर्मिनोलॉजी है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यूज होती, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे सब्जेक्टिव मैटर्स हैं उनका इम्पैक्ट नॉर्मली क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म में आ रहा होता है।
तो यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग होती है वो स्ट्रेटेजिक लेवल की रिपोर्टिंग होती है। यहाँ पर ये नहीं है कि आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बना दी, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दी, दैट्स एनफ। बल्कि आपने ये देखना है कि जो सब्जेक्टिव मैटर्स आपने लिए, प्रोविजंस क्रिएट की, उसकी जो बेसिस आपने अडॉप्ट की, यार वो बेसिस किस तरह आपने अडॉप्ट की, उसकी वजह क्या है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, बेसिस तो आपने, अकाउंटिंग तो आपने सीखी है कि प्रोविजन की क्या डबल एंट्री है, आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, आपको पता है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में उसका क्या इंपैक्ट आना है। लेकिन अब वो जो प्रोविजन जिन बेसिस पे रिकॉर्ड हुई ना, वो बेसिस यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आ रही? जी इजाज, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अब आप एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो चीजें हैं वो आपकी उसकी कैपेसिटी आपकी एसीसी बिल्डअप करना चाह रहा है, राइट। वो ये चाह रहा है कि अब आप अकाउंटेंट बन चुके हैं, अब आप अकाउंटेंट से अब आगे निकलें, यू आर एट द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस या सीएफओ, ठीक है, एक सीनियर लेवल के आप पर्सन है, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। और क्या है कि अब आपको जो स्ट्रेटेजिक लेवल की चीजें हैं वो आपको डिस्कस करनी आनी चाहिए, राइट। ये बात समझ आ गई? और वो जो स्ट्रेटेजिक लेवल की चीजें हैं उनकी स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर। ये बात समझ आ गई? जी। अच्छा अच्छा, अगर कहीं पे अगर आपको कोई चीज ना समझ आए ना तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, किसी तरह कोई हेजिटेशन फील करने की जरूरत नहीं है, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, अब कंटेंट पे बात करने वाले हैं। तो कंटेंट में देखिए जो सबसे पहली बात होगी वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की होगी। अब आप कहेंगे सर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो आपका एक रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है ना, जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड्स बेसिकली किस चीज पे बेस करते हैं, वो इस फ्रेमवर्क पे बेस करते हैं। अगर आपको इस फ्रेमवर्क की समझ आ गई ना तो आपके लिए स्टैंडर्ड्स को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन में जितनी भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे या आप देखेंगे कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है कब नहीं करना, तो आपको वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि स्टैंडर्ड ये बात क्यों कर रहा है। क्योंकि बैकएंड पे जब आपके जहन में फ्रेमवर्क घूम रहा होगा ना कि फ्रेमवर्क ये कहता है, ठीक है, तो वो जो अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली आपके जहन में आएगी, अच्छा यार ये IFRS 15 ये बात कर रहा है तो ये इस वजह से कह रहा है क्योंकि फ्रेमवर्क में ये बात की। बात समझ आ रही है? या फिर IAS 16 में अगर वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है तो जब आपको ये फ्रेमवर्क आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा यार ये डेप्रिसिएशन हमें ये स्टैंडर्ड क्यों कह रहा है कि डेप्रिशिएट करो। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, ठीक है। तो लाइक आपको स्टैंडर्ड्स की जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो बड़े आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप आगे आ जाते हैं, फिर अब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अब हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, और वो इसी फर्स्ट चैप्टर में ही उसने उसको समराइज किया हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के डिफरेंट चैप्टर्स को। तो वो अब हम पढ़ेंगे जिसमें वो हमें मेजरमेंट गाइडलाइंस दे रहा है कि जी हमने एसेट को मेजर करना है तो किस वैल्यू पे करना है, या ऑब्लिगेशंस हैं तो किस चीज पे किस वैल्यू पे मेजर होनी है, ठीक है। इसी तरह लाइक डिफरेंट चीजें हैं, लाइक एसेट्स की डेफिनेशन है, लाइबिलिटी की डेफिनेशन। अब आप कहेंगे यार एसेट की डेफिनेशन में क्या है, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि अगर आपकी एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, अगर आपकी इनकी डेफिनेशन ही अगर आपको समझ आ जाए ना तो आपको समझ आ जाएगी कि यार IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्यों कह रहा है कि यार एसेट जो है इस तरह से रिकॉर्ड करो। बात समझ आ रही है? ठीक है, लाइबिलिटीज की आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन इज वन पार्ट, ठीक है, और डेफिनेशन के अलावा फिर उनकी मेजरमेंट कैसे करनी है और मेजरमेंट वो क्यों करनी है वो भी अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्यों जोर दिया जा रहा है, क्यों एम्फसाइज किया जा रहा है उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। सही है जी। यूजर्स हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है आपकी उसके यूजर्स कौन होते हैं, ठीक है, और यूजर्स आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, ठीक है जी। बात समझ आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद खैर एथिक्स है, रिलेटेड पार्टीज एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि बीइंग एन अकाउंटेंट देखें डेफिनेटली अब आप ACCA के मेंबर बनने जा रहे हैं और आप ACCA के बिहाफ पे आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं, तो देखें अगर आप अनएथिकली परफॉर्म करेंगे तो वो आपकी तो डिसरिप्यूट होगी, लेकिन आप साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल बॉडी को भी डिसरिप्यूट करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से जो आपकी ACCA जो आपकी बॉडी है, जो प्रोफेशनल बॉडी है, उसकी भी रेपुटेशन खराब होगी, ठीक है। तो बीइंग एन अकाउंटेंट आपको कोई इस तरह की अनएथिकल हरकत नहीं करनी। अब अनएथिकल एटीट्यूड या अनएथिकल हरकतें क्या हो सकती हैं वो अब हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें हम रिजल्ट्स मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग का नाम सुने जी? विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, तो विंडो ड्रेसिंग क्या है? जी अनएथिकल चीज है ना, ठीक है, अनएथिकल चीज है जी। डेप्रिसिएशन पॉलिसी जाते जाते चेंज कर दी।
बगैर किसी वजह के, एम ही बस बहाना ठोक दिया कि जी नहीं बस वो पहले हमारा एस्टिमेट गलत था। तो क्या किया जी? जी हाँ, अब क्या है, ये मैनिपुलेशन हो रही है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप रिड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन है। तो जी ये क्या, ये सारी अब अनएथिकल चीजें। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि अब जो आपके एथिक्स हैं वो एक अकाउंटेंट को क्या कहते हैं, ठीक है, कि एक अकाउंटेंट है तो उसने किन चीजों को फॉलो करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे जी? हम्म, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इंटेग्रिटी, ये चीजें पढ़ी, प्रोफेशनल बिहेवियर जी। पढ़ी पढ़ी है जी, पढ़ी हुई थी, पढ़ी है, मुझे भी याद माइंड में नहीं ठीक, लेकिन पढ़ी हुई है। ठीक है, तो बहरहाल हम यहाँ पे देखेंगे, देखें वो एथिक्स के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो जी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी उन्हें बोला जाता है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि एक अकाउंटेंट की कौन सी एथिकल जो प्रिंसिपल है वो वहां पर ब्रीच हो रहा है, ठीक है, तो वो देखेंगे जी कि डिफरेंट सिनेरियोस क्या हो सकते हैं। जी सिमिलरली जी इसके बाद देखें रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, रेवेन्यू का जो स्टैंडर्ड है दैट इज IFRS 15, ठीक है, उसको हम लोग बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे कि यार रेवेन्यू की रिकॉग्निशन हमने कैसे करनी है, ठीक है। और ये याद रखें कि ठीक अल्टीमेटली ये जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, ये इनकी जो बेसिस प्रोवाइड हो रही है वो कहाँ से आ रही हैं, वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से आ रही है, ठीक है जी। जी अच्छा, फिर नॉन करंट एसेट्स है IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अच्छा, अब नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ IAS 16 है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग आई ए एस जी सिक्सटीन की बात करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, हम लोग IAS 40 की भी बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, ठीक है। उसके अलावा हम लोग हम्म, इंटेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे, IAS 38, ठीक है, सही है जी। सही है। हाँ जी, और उसके अलावा आई थिंक के जो आपके, अच्छा लीजिंग भी मेरे ख्याल से शायद इसी में ही आएगा, लेट मी चेक, नहीं लीजिंग का अलग से है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये डिफरेंट नॉन करंट एसेट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नॉन करंट हम्म, एसेट्स के आपके जितने भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे फॉल करेंगे। अच्छा जी, जी हमारे जी लास्ट आखिरी 10 मिनट शुरू हो गया मीटिंग के, क्योंकि हमारी ना जो जूम की मीटिंग होती है इसकी लिमिटेशन है 40 मिनट्स की, ठीक है, और उस 40 मिनट्स के ठीक बाद इसका लिंक एक्सपायर हो जाता है, तो जब भी हम लोग क्लास करेंगे तो मैं आपको आफ्टर 40 मिनट्स में आपको लिंक शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है, सही है जी। तो ठीक, आप उसको सही है। फौरन से ज्वाइन कर सकते हैं, आज नहीं शेयर करूंगा क्योंकि अब इसको कंक्लूड करते करते ही हमारा वो क्लास की टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन कल से हम लोग अपना टाइम पूरा करेंगे सुबह, ठीक है, सही है जी। ओके, सही है। फिर उसके बाद देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, ठीक है, ये इसके ऊपर एक पूरा स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। IAS 19 इज देयर, फिर प्रोविजंस हैं, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब आपकी जो प्रोविजंस और कॉन्टिजेंसीज हैं इसके लिए IAS 37 इज देयर, ठीक है। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इसके लिए IAS 10 है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का कॉन्सेप्ट है। इनकम टैक्सेस को हम लोग पढ़ेंगे IAS 12 में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको दो तीन स्टैंडर्ड डील करते हैं, ठीक है, जिनमें से मोस्ट डोमिनेंट जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, दैट इज IFRS 9, ठीक है। फिर लीजेज है IFRS 16, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट्स है IS 2 है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग आगे ठीक है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के पास हो रही है कंसोलिडेशन? नहीं हो रही, ग्रुप है, कंपनी है? नहीं नहीं, कंपनी सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी, ठीक है छोटी। जी। तो कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने, ऑलरेडी पता है आपको। तो इसमें अब जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जो कंसोलिडेशन को डील करते हैं, ठीक है जी, सही है। अच्छा, फिर इसी तरह जो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जब कंसोलिडेशन पढ़ेंगे ना उसमें डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग डेफिनेटली हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी पढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी देखनी है, और कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखनी है, ठीक है जी। इसी तरह जी फॉरेन जी ट्रांजैक्शंस और एंटिटीज या फॉरेन कंसोलिडेशन के ऊपर बात करेंगे। समटाइम्स आपकी इंटरनेशनल सब्सिडरीज हैं, तो उसमें आपने जो करेंसी है या आपने ट्रांसलेट करनी है, ठीक है, वो फॉरेन करेंसी की जो आपकी अर्निंग्स हैं और फॉरेन करेंसी की जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको लोकल करेंसी में एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, सही है। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं, इसको IFRS 5 डील करता है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एट द एंड फिर हम लोग जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन पे बात करेंगे फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, क्योंकि आपको पता है कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, समटाइम शेयर होल्डर्स हैं, लेंडर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, सप्लायर्स जी हैं जी, आपके कस्टमर्स हैं, ये सारे क्या हैं, स्टेक होल्डर्स हैं ना, ठीक है जी। सही। और उसके बाद जी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, ठीक है, और द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस इन अकाउंटिंग रेगुलेशन, ये कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे जो मेजरली जो स्टैंडर्ड डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे जी। आपके यहाँ पे तकरीबन सारे स्टैंडर्ड कवर हो रहे हैं, ठीक है, जो मेजर स्टैंडर्ड हैं, ठीक है।
एक मेरे ख्याल से ठीक। इन्वेंट्री बायोलॉजिकल एसेट शायद उसने वो यहाँ पे नहीं दिया, वो भी आते हैं, ठीक है। तो बहरहाल सही। ये आपके टोटल जी आपके 20 चैप्टर हैं, ठीक है। तो जी इसमें से जी। जो आपका एक मेजर पार्ट रहेगा ये आपका बेसिक ग्रुप से लेके जो आपका कंसोलिडेशन का पार्ट है, ये एक बड़ा मेजर पार्ट है। जी। और बल्कि आप ये सही। कह लें पहले 17 चैप्टर्स आपके हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट 17। सही है। ठीक है, तो इसके लिए कल से ही हम लोग इंशाल्लाह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे बात करेंगे। आज जरा आप आ जाएं, ठीक। ठीक है, और आज हम लोग जरा बात कर लेते हैं कुछ जी जो डिफरेंट हम लोग बात कर लें। आपको थोड़ा सा एग्जाम का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है जी। जी जी। जी, एग्जाम, जो आपका एग्जाम में बेसिकली जो आपका टेस्टिंग होनी है वो कैसे होती है उसको जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके फाइन। अच्छा, मुझे याद करेगा, मैं आपको ये बुक फिर शेयर कर दूंगा आपको आफ्टर क्लास, ठीक है। आप इसको फिर वो जरा डाउनलोड कर लीजिएगा थोड़ा। सारा मैं नहीं कर रहा, सारा एक ही दिन कर लें, लेकिन एक एक पेज करके अगर आप 2-4 दिनों, हफ्ते में, 2 हफ्ते में अगर कर लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक है। है जी। अच्छा, दिस जी। आई ये थिंक देखिए, मेरे पास अच्छा SBR की जी, देखूंगा, अगर मेरे पास हुई तो अच्छा ठीक सॉफ्ट है, कॉपी। ठीक है, ठीक है, अगर हुई अपडेटेड हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वाली अपडेटेड है, ठीक है, लेटेस्ट है। अच्छा, अब जी देखिए ना, जी। हाँ, ये जो आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है, तो वो आपसे अज्यूम ये कर रहा है कि आपको ये सारी चीजें आती हैं, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये अब ऑलरेडी, ठीक है, ये अब ऑलरेडी स्टूडेंट्स पिछले पेपर में पढ़ चुके हैं। टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स हैं, इनटेंजेबल एसेट्स हैं, इम्पेयरमेंट है, लीजिंग है, रेवेन्यू है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जी जो फॉर्मेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। तो वो अब अज्यूम ये कर रहा है कि आपको इसकी अकाउंटिंग आपको आती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम लोग जी। जरा उसको स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखें, देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑडिट एंड एश्योरेंस लेना है तो ऑडिट एंड एश्योरेंस जो आपने एसपीआर के बगैर ना लें, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्योंकि जी आप, जी। हाँ, तो क्योंकि देखिए आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट परफॉर्म करना है ना, तो अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं आती तो फिर आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट कैसे करें? बात समझ आ रही है, ठीक है। तो जी इट्स जी। बेटर कि आपको पहले थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, सही है जी। जी जी। अच्छा जी, दिस अच्छा जी, जी आ जाए जी। मैंने आपको क्या बताया जी, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम है, ठीक है। इसको जी जी। थोड़ा सा देख लें, ये यहाँ पे जस्ट के आपके जो क्वेश्चंस आने हैं वो क्वेश्चन कैसे टेस्टिंग होनी है। याद रखें, जो आपको पहला एक नंबर आना है ना, वो क्वेश्चन आना है वो पूरा 50 नंबर का, ठीक है जी। सही। हाँ जी। अह, वो तो यूके स्टूडेंट्स के लिए है, अप्रोच टू एग्जामिनिंग, ये इसमें फर्दर जी, ये देख लें जी, ठीक है। हाँ, जी जी। अच्छा अच्छा, अच्छा, अब इसने इसको 2 पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, पहले एक होता था, ठीक है, अब 2 है, ठीक है, ये अटेम्प्ट से 2 हो गए हैं, ठीक है, पहले ये एक ही था, ठीक है। तो 2 सेक्शन बनाएगा, ए और बी, ठीक है। अब जो 2 कंपलसरी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, अब दोनों सिचुएशंस में दोनों, ठीक है, आपके कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब एक बात याद जी रख, जी। जो आपका क्वेश्चन 1 आना है ना, क्वेश्चन 1, ठीक है, वो कौन कौन से एरिया से टेस्ट होना है, वो 30 मार्क्स का आपका टेस्ट होना है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन आना है ना, वो 20 मार्क्स का, ठीक है। तो पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, सेक्शन ए की। तो इसमें जितना भी आपका आना है, इसमें आना है आपका कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन एंड द एथिकल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो ये जी। ज्यादातर ये आपका एथिकल इम्प्लीकेशन के ऊपर ये 20 नंबर का आपका सवाल आना है, राइट, ठीक है जी। सही। और अगर आपका जो पहला 30 नंबर का सवाल है ना, वो सिलेबस एरिया डी और सिलेबस एरिया सी, ठीक है जी, ये 2 सिलेबस के एरियाज हैं जहां से आपको टेस्ट होगा, ठीक है। और ठीक। जब आप आ जाते हैं सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में इसी तरह आपको 2 क्वेश्चन देगा 25-25 नंबर के, ठीक है, इक्वलेंट। एक 30 नंबर का, एक 20 नंबर का, और 2 25-25 नंबर के, ठीक है जी। और जी ये जी। क्या होगा, ये स्नैरियो होगा, केस स्टडी होगा, ऐसे बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। विल कंटेन बोथ डिस्कर्सिव एंड कंप्यूटेशनल, इसमें आपको कंप्यूटेशन एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, आपको कंप्यूटेशन भी परफॉर्म करनी पड़ सकती है, डिस्कशन भी आपसे मांग सकते हैं, राइट जी, सही है जी। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का जी जी। एग्जाम है, ठीक है। द करंट इश्यूज एलिमेंट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, सिलेबस एरिया एफ may be examined in section A or B but will not be a full question, it is more likely to form part of another question। करंट इश्यूज का मतलब ये है कि जो आपके कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, देखें हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती ना,
देखिए बोर्ड स्टिल जो है वो प्रोसेस में, एक प्रोसीजर में है कि वो स्टैंडर्ड्स को क्या कर रहा है, रिफाइन कर रहा होता है, इन प्रोसेस होते हैं। तो याद रखें वो जो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो उनको क्या नाम दे देते हैं, करंट इश्यूज का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, सही है जी। सही। ये देखें, ये उसने आपको बताए हुए हैं, ये कुछ पेपर्स या जो कुछ टेस्ट हुई हैं, जो से एरियाज कहाँ कहाँ पर टेस्ट हुई हैं। ठीक है, तो पिछले कुछ रिसेंट इसने अपडेट्स दी हुई हैं कि ये एरियाज हैं और ये इन एग्जाम्स में टेस्ट हो चुके हैं। तो ये देखें, और ये स्टिल इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, ये देखें उसने बताया हुआ है सेक्शन ए में टेस्ट हुई है, सेक्शन बी में। देखें ए बी दो ही तो सेक्शन हैं। ठीक है, और उसने बताया हुआ है कि एरियाज कहाँ कहाँ पर टेस्ट हुई है। राइट जी, बात समझ आ गई आपको जी? सही। जहाँ तक कोई मसला परेशानी जी जाज, कोई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है समझ गया, सही है। जी। अच्छा एजाज, हमारा अपना बस लास्ट मिनट चल रहा है। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम लोग कल सुबह क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसी से ऑनवर्ड हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से स्टार्ट लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी जी। वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और कल की जो फिर क्लास है वो हम कितने बजे कर रहे हैं? हम फिर कल की क्लास अगर आपके 6 हो तो मेरे 7 बजे शुरू कर दें जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। चलें, कल हम जी फिर जी। सुबह 7 बजे मिलते हैं। ठीक है जी, सही। सही, ठीक है। ओके जी, मेरे 7 होंगे, इसका आप पीछे होंगे। बुक का लिंक अभी सही शेयर कर देंगे। जी मैं कर देता हूँ। ठीक है, रखिएगा ये अपने तक ही आपने रखनी है, इसको ज्यादा आगे पीछे ना दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास भी किसी स्टूडेंट की है तो अच्छा नहीं लगता कि वो नहीं हर नहीं, जगह पे। ठीक बिल्कुल। है, सही नहीं है। नहीं, ठीक है जी, सही है जी। जी तो हाँ, ये अब हम कल सुबह आपके ये बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे, मेरे ये 7 बज रहे होंगे। ठीक है जी, सही है। ठीक है। ठीक। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।